आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 12वीं की अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक के पाठ 11 कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण लेकर प्रस्तुत हूँ। सीबीएसई के नए पैटर्न के अनुसार यह जो पाठ है ये द्वितीय सत्र के अंतर्गत शामिल है और इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न आने हैं। जैसा कि हम इस चित्र के ज़रिए देख सकते हैं, ये पाठ्यक्रम का चित्र है जिसमें कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का और 2 नंबर का। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर इस पाठ से कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या विविधता और क्या समानता है। तो जब हम कहानी को नाटक में बदलते हैं तो हमें यह जानना आवश्यक है कि कहानी और नाटक में कौन सी विभिन्नताएं हैं और कौन सी समानताएं हैं। जैसे पहला देखिए, कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है, अर्थात लिखने वाला कहानी लिखता है और पढ़ने वाला पढ़ता है, तो दो ही लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जबकि नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता और अन्य लोगों से होता है जो तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। दूसरा देखिए, कहानी कही या पढ़ी जाती है। हम तो कहानी कहते हैं या पढ़ते हैं, किंतु जबकि जो नाटक है वह मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दो अंतर हैं। अब दोनों में समानताएं देखते हैं। कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है और चरम उत्कर्ष होता है। तो ये समानताएं हैं कहानी और नाटक में। प्रश्न 2, कहानी के नाटक में रूपांतरित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब आप कोई भी कहानी चुनते हैं और उसको नाटक बनाना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात, कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना, अर्थात बांट लें। पूरी कथा वस्तु पढ़ के कि उसमें यदि दिन का समय है तो वो दृश्य अलग होगा, रात का है तो अलग होगा, स्थान के आधार पर उसे विभाजित कर लें। दूसरा, कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकालना और उनके आधार पर दृश्य बनाना। उस कहानी में से एक एक घटना चुनी जाए कि कितनी घटनाएं बनेंगी और फिर उसके आधार पर दृश्य बनाना। दृश्य जो हम नाटक में लिखते हैं, दृश्य पहला, दृश्य दूसरा। तीसरा, कहानी का विभाजन कर दृश्यों को लिखना। अब बारी आती है लिखने की, तो इस नाटक को पहले हमें कहानी को विभाजित करके लिख लेना चाहिए। चौथा देखिए, कहानी में पर्याप्त संवाद नहीं है यदि, तो आप मूल संवादों से मेल खाते हुए नए संवाद लिखें और वो संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए और बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। अंतिम जो ध्यान रखने योग्य बात है कि पात्रों का चरित्र चित्रण दृश्यात्मकता के आधार पर हो। जैसे यदि इसमें उदाहरण दिया है कि यदि हामिद एक गरीब है तो उसके कपड़ों के माध्यम से पता चल जाना चाहिए कि वो किस तरह का बच्चा है। तो पात्रों का चरित्र चित्रण दृश्यात्मकता, भाव भंगिमा, तौर तरीके, ध्वनि एवं प्रकाश के माध्यम से करना चाहिए। और अंतिम है, कहानी में पात्रों के मानसिक द्वंद्व के दृश्यों को नाटक में स्वगत कथन के माध्यम से दर्शाना। यदि उनके मन में कुछ चल रहा है तो फिर उसे वो मन में जब हम सोचते हैं तो उन बातों को स्वगत कथन अर्थात खुद के द्वारा कहे गए कथनों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रश्न 3, वॉइस ओवर क्या है, उसका नाटक में क्या उपयोग है। तो वॉइस ओवर ऐसी ध्वनि है जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र बोलता नहीं है। नाटक में पात्रों के मानसिक द्वंद्व को दिखाने के लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल होता है। जैसा अभी हमने बात की स्वगत कथन में, तो ऐसी स्थिति में जब हम मन में वह पात्र सोचता होता है तो वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 4, कुछ ऐसी कहानियों के नाम बताइए जिनका नाट्य रूपांतरण किया गया है। तो ये कहानियाँ हैं चीफ की दावत जो भीष्म साहनी की है, कफन जो प्रेमचंद की है, बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद की है, ईदगाह जो प्रेमचंद की है और मोहनदास जो उदय प्रकाश की है। तो ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। प्रश्न 5, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय संवाद रूपांतर में क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब अर्थात आप डायलॉग किस तरह से बदलेंगे। तो पहली चीज़,
कहानी में पर्याप्त संवाद न होने पर हमको नए संवाद लिखने हैं जो कहानी के मूल संवाद से मेल खाते हैं। दूसरी चीज़, उन संवादों का 100% औचित्य होना चाहिए, वो बेकार में प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। तीसरा, संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होने चाहिए ताकि मंच पर उन्हें बोला जा सके। चौथा, कहानी संवादों को स्थानीय रंग में रंगकर चरित्र चित्रण को भी परिमार्जित किया जा सकता है। अर्थात जैसे आप भक्तिन पाठ पढ़े हैं, भक्तिन में जो भक्तिन है वो अपनी गांव की भाषा में बात करती है, इससे उसका चरित्र और भी ज़्यादा उजागर होता है। इसी का 5वां पॉइंट है, कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके अधिक नाटकीयता इसमें लाई जा सकती है। तो यदि लंबे संवाद हैं तो उनको आप छोटा कर लीजिए। तो ये रूपांतरण करना आवश्यक है। अब प्रश्न 6 है, कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण नाटक में किस तरह से किया जा सकता है? उत्तर है दृश्यात्मकता, अर्थात दृश्य या पात्र की वेशभूषा के जरिए। जैसे अभी हमने बताया कि हामिद की गरीबी का दृश्य यदि दिखाना है तो उसकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि वह गरीब है। पात्र की भावभंगिमा और तौर तरीके के ज़रिए, उनके रहन सहन के तरीके, उनके एक्सप्रेशन ऐसे हों जिससे उनका चरित्र प्रकट हो जाए। तीसरा, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आप विलेन को आसानी से पहचान जाते हैं, हीरो को आसानी से पहचान जाते हैं क्योंकि उनके एक्सप्रेशन और तौर तरीके इस तरह के होते हैं। तीसरा है, संवादों को स्थानीय रंग में रंग के, जैसे अभी ने भक्तिन का जिक्र किया या किसी भी और पात्र को लीजिए, यदि वो अपनी स्थानीय भाषा में बात करेगा तो उससे उसका चरित्र और निखर जाता है। ध्वनि और प्रकाश के ज़रिए, यदि बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ इस तरह का डाला जाए, प्रकाश ऐसा डाले जिससे उसकी मानसिक स्थिति उजागर हो, तो इसके ज़रिए भी उनके चरित्र चित्रण को दिखाया जा सकता है। तो इस पाठ से इतने ही प्रश्न हैं जो 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं। इन्हीं को फेर बदल करके या इनकी भाषा को बदल करके हम अन्य प्रश्न और बना सकते हैं। धन्यवाद।